नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर यह है कि अगले साल यानी 2022 की शुरुआत में ही एक नहीं बल्कि 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। उनमें उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है और सबसे अहम, सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी रियासत हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और इसीलिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में वहां की जो हुकूमत है वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वादे और ऐसे ऐसे वहां पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई क्या चुनाव आने वाले हैं और क्या ये चुनाव से पहले की सरगर्मियां हैं। दरअसल जब चुनाव आने वाले होते हैं या जब चुनाव करीब होता है तो जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि अब हमारे कानों में बड़ा रस घोलने वाला ऐसा ऐलान आने वाला है या आएगा कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, अगर हम दोबारा आए या अगर हमारी सरकार आपने बना दी दूसरे को हटाकर तो हम आपको ये फायदा देंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, हम राज्य को ऐसा बना देंगे, हम रियासत को वैसा बना देंगे। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब इंतखाबात को 6 से 7 महीने 8 महीने का वक्त रह गया है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत यह बता रही है अपने शहरियों को कि हम आपको क्या नहीं देंगे। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत जनसंख्या नियंत्रण कानून यानी आबादी को काबू में करने को लेकर कुछ कायदे कानून रवाबित, कुछ ज़ाब्ते तैयार कर रही है। उसका मसौदा तैयार हो चुका है और उसकी शुरुआत ना से ही होती है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हम ये नहीं देंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपको हम ये फायदा नहीं देंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपको हम ये जो सरकारी स्कीम है इसका फायदा, इसका लाभ आपको नहीं देंगे। जी है उत्तर प्रदेश की हुकूमत का फिलहाल जो मसौदा, हालांकि इसकी तारीफ भी हो रही है कि अगर ऐसा होता है तो बेहतर है, लेकिन उससे ज्यादा इसके बारे में इसकी मुखालिफत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। आप हमारे साथ बने रहें। क्या है वो कानून, किस तरह की है बातें जिस पर उठ रहे हैं सवाल और क्या क्या है वो सवाल और क्या है उनका जवाब, हर चीज का एक एक पहलू, हर चीज की जो है उसको हम यहां पर उजागर करेंगे अपने मेहमानों के साथ बातचीत में। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसे अचानक शायद यह एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है और यह ज्यादा आबादी ये वजह है कि शहरियों को बहुत ज्यादा सुविधाएं, फायदे या हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि एक अच्छा खासा अरसा गुजर चुका, कोई भी हुकूमत चुनी जाती है, आवाम धूप में खड़े होकर, बारिश में खड़े होकर, सर्दियों में खड़े होकर, लंबे लंबे लाइनों में खड़ी होकर वोट देती है कि एक हम सरकार चुनेंगे जो हमारे फायदे की बात करेगी। लेकिन सरकार ने ये जो अभी बातें की हैं, तकरीबन जब 6-8 महीना बाकी रह गया है तो सरकार को ये ख्याल आया है कि उत्तर प्रदेश में तो आबादी ज्यादा है और इस वजह से हम लोगों को फायदे नहीं पहुंचा पा रहे या लोग फायदा ले नहीं पा रहे, यानी कि कटघरे में कौन है? अवाम। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कौन सा कानून है। उत्तर प्रदेश हुकूमत को लगता है कि आबादी ज्यादा है और आबादी को काबू में करना बहुत जरूरी है ताकि समरसता के साथ, समानता के साथ, बराबरी के साथ सबको सरकारी फायदे मिल सकें, सबको नौकरियों का हक हासिल हो, सबको सब्सिडी का हक हासिल हो। अब यह अलग बात है कि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में या 7 सालों में सालाना कितनी नौकरियां मिली और कितने बेरोजगार जो इस उम्मीद में उन्होंने वोट दिया था, कितनों को नौकरियां मिल गई, कितनों को नौकरी मिलने के बाद उसकी अच्छी जगह शादी हो गई, ये भी एक अलग सवाल है। तो नौकरियां मिली कि नहीं मिली, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। सवाल इस बात को लेकर, अगर आपको 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी में, अगर आपको 2 बच्चे से ज्यादा होंगे सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपको सब्सिडी का भी फायदा नहीं मिलेगा। उससे एक कदम और आगे आपको सरकारी राशन भी नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला। यानी कि अगर जो गरीब तबका है, जबकि जो माहिरीन वो बताते हैं कि गरीबी का और ये जो पॉपुलेशन है इसका बड़ा करीबी रिश्ता है, इंटर रिलेटेड है ये दोनों। तो कैसे
गरीबों की ये मार पड़ने वाली है गरीबों को, या आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई ये तो ऐसा कानून है, ये ऐसा ये मौजू है कि इसको लेकर मरकज की हुकूमत को कोई कानून लाना चाहिए। अलग अलग राज्य के अपने अपने हिसाब से अलग कानून ला सकते हैं। और क्या अगर एक जो स्थानीय निकाय यानी बलदियाती या नगर निगम का जो इंतखाब होता है उसमें अगर कोई भी XYZ खड़ा इसलिए नहीं हो सकता, उम्मीदवार इसलिए नहीं बन सकता कि क्योंकि वो 2 से ज्यादा बच्चे रखता है, तो क्या एक देश एक कानून के नाते यही कानून वजीरों पर, MLA पर, MP पर या उससे आगे भी CM पर भी क्या लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सवाल भी लोगों ने उठाए हैं। पहले आप कुछ बयानात सुनिए और उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान, उनका मैं नाम अभी आपको बता देता हूं और उनका इस्तकबाल भी करता हूं, उनका तारुफ भी करा देता हूं। प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ महाबेधा नागर, तर्जुमान BJP, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। सुधीर दुबे, समाजवादी पार्टी के लीडर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अब्बास हैदर, तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का इस्तकबाल करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले जरा ये बयान हम लोग सुन लेते हैं। देखिए, देश के पास संसाधन की एक लिमिटेशन है, ऐसे राज्यों के पास संसाधनों की एक लिमिटेशन है। अब उसी के अनुसार उन्हीं संसाधनों के भीतर काम करना है, इसलिए पॉपुलेशन पॉलिसी लाना जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल हो, एक सीमा तक पॉपुलेशन रहे, अच्छी बात है, हमको उसका स्वागत करना चाहिए और किसी का कोई सुझाव उसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तभी ही संसाधनों का ठीक उपयोग हो सकेगा। आई थिंक दिस इज एब्सर्ड। People are entitled to run their own lives the way they want, and if it has an effect on some MLA or MP, so be it. हमने नदियों में लाशें तैरती देखी, ऑक्सीजन के लिए चित्कार करते हुए देखा है, और कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान में ऐसा अछूता नहीं है जो कहेगा कि मेरे किसी जानने वाले की दुनिया से विदाई ना हुई। वैसे दौर में जो काम डेमोग्राफर के लिए छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि डॉग विसिल करते रहे आप। वैसे ही हम कई मामलों में कई दशक पीछे चले गए। सामाजिक सौहार्द का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मसला हो, युवाओं को नौकरी देने का मसला हो, तो हाँ, एक झुनझुना डॉग विसिल पॉलिटिक्स की शक्ल में आप इसलिए ला रहे हैं ना कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट में आपकी नाकामी दिख रही है ना, उसको ढका जा सके, चादर छोटी पड़ जाएगी। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या मत है, क्या आप जनसंख्या नीति बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं? तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया और ये कहा है कि हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते और इसलिए कोई भी जनसंख्या नियंत्रण नीति लाना प्रस्तावित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है, वो उसको डिफेंड करेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक अपना नैरेटिव चेंज करने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर तो उत्तर प्रदेश सरकार जीरो है। जहाँ गरीबी कम है वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि लोग ये चॉइस स्वयं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ये नीति है, ये घोर गरीब विरोधी नीति है। ये दलितों को, आदिवासियों को और गरीब घराने को टारगेट कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो वैसे भी बेरोजगार है, जो भूख से परेशान है, आज आप उनको कह रहे हैं आप राशन नहीं देंगे अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ये कानूनी अधिकार है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का कानून है, गारंटी है हर परिवार को। ये कौन होते हैं जो पार्लियामेंट का पास किया गया कानून है उसको आप रद्द करके गरीबों को आप गरीबी की सजा देंगे? और अब इस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। सीधा पहला हम इस पर रिएक्शन लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, 2-3 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो कानून है जो ये देखने में लगता है कि देश में अगर जनसंख्या काबू में आ जाए तो ये बेहतर है, लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या अगर हम पिछला जो सेंसस था वहां से आगे देखें तो क्या हमारे पास ऐसा कोई अचानक कोई ऐसा डेटा आ गया है जिससे उत्तर प्रदेश को या पूरे देश को यह लगे कि हमें इससे बहुत बचने की जरूरत है, कोई ना कोई कानून बनाने की जरूरत है? आखिर इसकी बुनियाद क्या है? तीसरा, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठना लाजमी है? चूंकि इलेक्शन
करीब है उत्तर प्रदेश में जहां से ये बात सामने आई है, और इस तरह का कोई भी कानून अगर अमल में आता है तो वो तो दूरगामी नतीजों के लिए होता है। उसके लिए तो 10 से 15 साल 20 साल का इंतजार करते हैं, तब जाके उसके नतीजे सामने आते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या खास बात सामने आ गई है कि इस तरह का मसौदा तैयार किया जा रहा है, ऐसे कानून लाने की बात हो रही है? प्रेम जी। जी विशाल जी, आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न में आखिरी प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है। जी देखिए, मैं पहले प्रश्न पर आता हूं, फिर आखिरी पर जाता हूं। कि वो प्रश्न है आपका कि ये जनसंख्या नियंत्रण की अभी जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हो गया, नया सेंसस भी नहीं आया, तब क्यों पड़ गई? हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो इंडिया में ग्रोथ रेट लगातार कम होता गया है और अधिक आबादी वाले के हिसाब से नियंत्रित होता गया है, हम कह सकते हैं। देखिए, पूरे दौर में हम देखें 10-10 साल का, तो 21.6% का रेट 50 के दशक में था, 60 के दशक में 24.8, 70 के दशक में 24.7, और हम पूरा गिनाना नहीं चाहते, लेकिन अभी जो 2000 से 2011 के बीच में ये 17.7, इसका मतलब वार्षिक जो वृद्धि दर है 1.7 पर है। 10 साल में वृद्धि दर 17.7 है। तो ये जो वृद्धि दर लगातार कम होता गया है, पिछले दौर में जो जनसंख्या की पॉलिसी थी, पॉलिसी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि जनसंख्या घटाना है या बढ़ाना है। पॉलिसी का मतलब समय के हिसाब से जनसंख्या को नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने का मतलब देश के विकास में जनसंख्या का ग्रोथ कैसे योगदान करे, ये सोचना होता है। तो इस जनसंख्या की पॉलिसी आए, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिसी का आधार तो ताजा आंकड़े होने चाहिए। ये अभी जो योगी सरकार लेकर के आई है जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी, तो चूंकि ये लागू भी होगा आफ्टर इलेक्शन, अभी तो मसौदा आया है, इस मसौदे पर विचार विमर्श होगा, राय होगी और इसको लागू अगली सरकार करेगी। तो सवाल ये है कि जबकि नया डेमोग्राफी हमारे पास नहीं है, नया ताजा जनगणना नहीं है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों आप ये पब्लिक डोमेन में जो आप डिबेट खड़ी कर रहे हैं, इसके राजनीतिक मंसूबे ज्यादा है। और जो आपने ये कहा कि बहुत अच्छी बात कही, ध्यान दिलाना चाहा कि गरीबों को उसकी गरीबी की सजा दी जाएगी क्या? नौकरियां छीनी जाएंगी? सरकार कितने को नौकरी दे पा रही है? नौकरी तो ऐसे भी छीन रही है। और 10 लाख से ज्यादा, हमने पहले भी डिबेट में बताया है, लाखों लोग जो है उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं, आंकड़े छिपाए गए हैं। तो जनसंख्या तो दूसरे तरीकों से भी कम हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे, क्वालिटी का लाइफ नहीं दे पा रहे, और जनसंख्या नियंत्रण का जो आभास कराना चाहते हैं, क्या वास्तव में जनसंख्या ये जो पॉलिसी आएगी नियंत्रित होगी, उससे क्या देश का भला होने वाला है? ये सोचने का सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है 2.2 पर आ चुकी है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 की होती है, और कई प्रदेशों की, हिंदुस्तान में 35 में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखें तो 28 में 2.1 से कम की फर्टिलिटी रेट है। तो जनसंख्या नियंत्रण की तो कम करने की तो जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से अभी एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बोला है कि हमें ऐसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। तो भाई उत्तर प्रदेश को ऐसी जरूरत कैसे आ पड़ी? उत्तर प्रदेश को अभी इस वक्त ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? प्रेम जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ सुधीर दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर है। चूंकि ये जो मसौदे की बात आई है, ये जो बिल की तैयारी है, ये सरकार की तरफ से है, इसलिए पहले अपोजिशन की राय सुनना पहले मैं समझता हूं कि जरूरी है। फिर मैं आपके पास आऊंगा महामेधा नागर जी। सुधीर दुबे जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी अपोजिशन पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसका क्या रुख है इस पर? आप इस आबादी पर काबू पाने वाले मसौदे या बिल के बारे में क्या राय रखते हैं? विशाल जी नमस्कार जी। देखिए विशाल जी, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 4.5 वर्षों से इन्होंने कोई भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं कराए, और अब जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जब आने वाले हैं जी, तो इनको ये लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ये लग गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन अब खिसक चुकी है। तो ये केवल चुनावी फायदे के लिए इस तरह के ये बिल लेकर के आए हैं,
ये चुनाव में इसका लाभ लेना चाहते हैं, जबकि आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह का एक शिगुफा लेकर के आई है और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये करना चाहते हैं। दूसरी बात और कहना चाहता हूं मैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वो अपने मंचों से और अपने लोगों के सामने ये कहते हैं कि हिंदू 9-9, 10-10 बच्चे पैदा करें और जनसंख्या को बढ़ाएं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नेता जो है, इनके जो है वो पीछे कुछ बात करते हैं और सरकार में बैठ के कुछ बात करते हैं। सवाल सिर्फ इनकी नीयत का है कि ये इस समय कानून लेकर के आए, क्योंकि अब इनके 6 महीने शेष बचे हैं। सवाल नियत का है, महीने 6 बाकी हैं और इंतखाब सामने है, अवाम के दरबार में जाना है और अवाम से आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर आप 2 बच्चे से ज्यादा रखेंगे तो आपको हम राशन नहीं देंगे, आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं देंगे। क्या कहीं ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा? महामेधा नागर जी, तर्जुमान बीजेपी, आपसे मेरा ये सवाल है टाइमिंग को लेकर, खास तौर से जो विपक्षी या जो अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं। हुई है, ये बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन पे चालू हुई है कि क्या नहीं मिलेगा। अभी तक भी किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि क्या मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा इस जनसंख्या नीति के बारे में बता दूं, और बहुत ज्यादा इसको लेकर के मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में है। एक विधि आयोग द्वारा एक ड्राफ्ट जो है, जो कि फॉरवर्ड किया गया है, प्रपोज किया गया है, जो कि 19 जुलाई तक अगर किसी को उसमें आपत्ति है तो वो वहां पर उसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, जो 11 जुलाई को जनसंख्या नीति योगी जी के द्वारा लाई गई। अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम आज की डेट में देखें और हम जिस तरह की रिसोर्सेज स्टेट के पास में अवेलेबल हैं, जिस टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो वो किस तरह के सरकारी खजानों का क्या हाल करके गई थी, ये इससे हम सभी परिचित हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये उसके उद्देश्य से जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। साथ ही साथ जनसंख्या को नियंत्रित करके बेहतर कल की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और जब हम जनघनत्व कम होने से लोगों को बेहतर पर्यावरण भी मिल पाएगा। आज की डेट में आप समझिए कि एनवायरनमेंट पे कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है पॉपुलेशन के इंक्रीज से। अगर हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए हमको जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है, और ताकि सभी जनता की जो बुनियादी आवश्यकता है उनको हम पूरी कर सके। आप देखिए कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मातृ शिशु मृत्यु दर है, वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज द नीड ऑफ द आवर। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चुनावी हथकंडा है, कोई डिबेट या कोई नैरेटिव खड़ा करने के लिए बीजेपी ने इस पूरे टॉपिक को या इस ड्राफ्ट को, इस पॉलिसी को प्रपोज किया है। आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता के फेवर में है। हमने अभी तक जितने भी बयान सुने, चाहे वो आपने जो बाइट्स चलाई उनमें, और चाहे हमारे जो को पैनलिस्ट थे उन्होंने जो भी बातें रखी, उसके अंदर किसी ने ये भी जिक्र नहीं किया कि अगर ये पॉलिसी आती है तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। कैसे आपको 20 साल तक आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आपको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, आपको टैक्सेस में रिबेट मिलेगा, हाउस टैक्स में सब्सिडी मिलेगी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट मिलेगा। चलिए, अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। अब्बास, आपको भी कोई इस पर एतराज है क्या? जबकि बीजेपी की जो यहाँ पर तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है वो इतने सारे फायदे गिना रही हैं। है मेरे पास जो लॉ कमीशन ने डाला है, इसमें अभी हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की मातृ शिशु मृत्यु दर की बात कर रही थी। अभी ये मैं पूछना चाहता हूँ इनकी सरकार के कि इस बिल में इन्होंने 2016 तक के तो सारे आंकड़े डाले। जब से इनकी सरकार आई है तो इन्होंने ना मातृ मृत्यु दर के आंकड़े डाले, ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के डाले, ना फर्टिलाइजेशन कितना हुआ, ना उसके आंकड़े इन्होंने डाले, ना इन्होंने प्रजनन दर के आंकड़े डाले। तो पहली चीज तो इनको ये आंकड़ा डालने चाहिए। इनकी सरकार ने 4.5 साल में क्या काम किया।
दूसरी बात, ये सवाल इस एक्ट का नहीं है, सवाल है एक नैरेटिव क्रिएट करने का, क्योंकि जैसा अभी मैं बाद में जुड़ा, जो लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने पिछले 4.5 साल में कोई काम तो किया नहीं, अब जब चुनाव सर पे आ गया तो इनको एक नैरेटिव बिल्डअप करना, एक समुदाय के खिलाफ इनको दिखाना, जबकि सच्चाई इससे अलग है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 87.1% लोग उस समुदाय जिसको ये टारगेट कर रहे हैं उस दूसरे समुदायों के हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। एक बात। तीसरी बात, इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दे करके ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे, हम कोई इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये कपल्स का राइट है कि वो चाहें तो जितने बच्चे पैदा करें। अभी इनकी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया दिसंबर में, और अभी 6 महीने के बाद ये लेजिस्लेशन ला रहे हैं। लेजिस्लेशन लाए, लेकिन उससे सबसे पहले मेरा ये सुझाव है, इनको एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, एक पूरा देश भर में सर्वे होना चाहिए उससे पहले, ताकि जमीन मूलभूत समस्याओं को समझा जाए और उसके बाद डिस्कशन करके डिसेंट हो, डिस्कशन हो और उसके बाद एक नीति बनाई जाए। इस तरह से एक एक्सट्रीम राइट जा करके अगर आप एक नीति बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता उससे देश के सभी नागरिक आपके साथ में आएंगे। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी खबर यहां पर है, और ये खबर क्यों यहां पर बताना चाहता हूं कि उसको सुनने के बाद आप ये बता सकें कि जो अगर कानून कुदरत का है तो उसमें हम कहां तक बैरियर लगा सकते हैं। उसके बाद प्रेम जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगा। जो हमारी बीजेपी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बहुत सारे फायदे गिनाए हैं, तो इन फायदों की तरफ हमारा ध्यान आखिर क्यों नहीं जा रहा है कि अगर 2 ही बच्चे होते हैं तो उनको 20 साल तक एजुकेशन फ्री होगा और नौकरियां मिलेंगे वगैरह वगैरह। मैं उस पर आता हूं, लेकिन एक खबर बड़ी अच्छी शेयर करता हूं आपसे। खबर गाजियाबाद की है, ये गाजियाबाद की खबर है, और गाजियाबाद में एक खातून ने, एक महिला ने, ये तस्वीरें हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। गाजियाबाद में एक खातून ने एक ही साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। गाजियाबाद में एक खातून ने, एक महिला ने एक ही साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे सेहतमंद हैं। यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में ये डिलीवरी हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं प्रेम जी कि एक तरफ अगर ये कानून बनता है कि 2 ही बच्चे, और एक तरफ ये कुदरत का कानून है जो एक ही डिलीवरी में 4 बच्चे सामने आते हैं, ऐसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा के भी हैं, 6 या 7 के भी हैं एक बार में, तो हम किस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं? और क्या वाकई संसाधनों की इतनी कमी हो गई है कि अब हमें संसाधन जिनके लिए है उनको हमें रोकना पड़ रहा है कि नहीं आपको रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, आप तो मतलब हम ऐसा कानून लाएंगे कि आप ना रहें? और फिर अगर ये रहेंगे भी तो उत्तर प्रदेश में क्या जो वहां के स्थानीय निकाय या फिर म्युनिसिपल तक ये लिमिटेड क्यों है? क्यों नहीं यहाँ के एमएलए, एमपी और सीएम, ये सबको इसमें क्यों नहीं लाया जाता? क्या वो इस मतलब शहरी का कोई और दर्जा है शहरियत का? प्रेम जी आपका रिएक्शन चाहिए। जी विशाल जी, ये जो उदाहरण आप रख रहे हैं ये ऐसा उदाहरण है जो कि रेयर है, फिर भी कानून में इस बात का, प्रस्तावित कानून में प्रावधान है कि सेकंड चाइल्ड अगर होता है और वो ट्विन होता है तो उससे ये उदाहरण कवर हो जाता है, तब उस स्थिति में ये कानून लागू नहीं होगा। ये बात उसमें स्पष्ट की गई है, मसौदे में है। तो इस उदाहरण को हम रहने देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि जो लाभ को बताया जा रहा है, लाभ है बहुत सारे, सब बताया जा सकता है, बताया जाना चाहिए, पर मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं, ये एक अलग एंगल है कि बीपीएल पेरेंट्स के लिए, जो बीपीएल है यानी बेहद गरीब है, उनके लिए जो प्रोत्साहन के नाम पर कहा गया है कि सिंगल चाइल्ड अगर होगा और तो उसको 77,000 रुपए दिए जाएंगे सिंगल चाइल्ड रहने पर अगर नसबंदी कराते हैं। अगर वो सिंगल चाइल्ड लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और फ्री शिक्षा भी है 20 साल तक, और कवर, दूसरे कवर भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनकी गरीबी का फायदा उठाएंगे हम? क्या वो भी 1 लाख रुपए में? इसलिए मतलब उनकी गरीबी को 1 लाख रुपया में हम ये एक तरह से खरीद लेंगे कि आप बस एक ही करें। हम गरीब, वो गरीब है इसलिए हम उनको बे औलाद करें, वो एक ही बच्चे पैदा करें, और जो गरीब नहीं है उनके लिए ये नियम ना हो। ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अटेंशन लेना चाहता हूं सारे पैनलिस्ट का, सारे देश का। महामेधा नागर जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये गरीबी को किस तरह का इनाम दिया जा रहा है इस मसौदे में? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी अपने को पैनलिस्ट से कि वो जिससे जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर एक मजदूर अगर
वो उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, अगर उसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं, पर अगर उसके बच्चे के लिए वो एक प्रॉपर सिक्योर्ड फ्यूचर इंश्योर कर सकता है इस स्कीम से, तो मुझे नहीं लगता कि आप हम पे सवाल उठा सकते हैं कि हम किसी की गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। आप प्रेम जी जवाब दीजिए। मजदूर के या फिर आप उसको भ्रमित करके आप उसके अंदर एक नेगेटिविटी, एक हेजिटेशन इस बिल के प्रति आप हेजिटेशन डेवलप कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों एक मजदूर का बेटा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिक्षा से महरूम होगा? मेरे को क्यों उनको विशाल शिक्षा जी, नहीं मिलेगी? मैं आपसे विशाल जी मैं आपने जवाब दे दिया ना, मैं इसलिए रिएक्शन ले रहा हूं, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। मैं मुझे रिएक्शन लेने दीजिए करना चाहती हूँ जी, मुझे रिएक्शन लेने समाजवादी दीजिए। पार्टी के एक सांसद हैं, नहीं, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। शफीक, सुधीर जी अच्छा, आपका भी इस आप पे रिएक्शन चाहिए होगा। अगर जो बीपीएल फैमिली है, एक ही औलाद उसकी होगी तो उसको 70,000, और अगर एक ही होगी वो लड़की है तो 1 लाख, क्या कहना है इस पर? लड़के को 80,000 और 1 लाख लड़की को। जी विशाल जी देखिए, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं जो इस कानून के फायदे गिरा रही हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि फायदे तो आपने गड्ढा मुक्त सड़कों का भी आपने वायदा किया था, और आपने स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, और आपने ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे। तो आप 15 लाख से आप जो है 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने पे आ गए। आपकी नीयत जो है वो काम करने की नहीं है। पिछले 4.5 वर्षों से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून लेकर के क्यों नहीं आए? अब जब चुनाव का समय आया तो केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप ये फायदे गिना रहे हैं। चलिए, ये मैंने इस मौजू पर आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मैं माजरत चाहूंगा, अब हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा, लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया है, अपनी बातें रखी हैं, अपनी अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है। सवाल इस बात को लेकर हमेशा जिंदा रहेगा कि क्या वाकई गरीबी को हर मोड़ पर कीमत चुकानी होती है? क्या गरीबों को 70,000, 80,000, 1 लाख देकर उनसे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं? उनसे जो कुदरत का कानून है उसे भी उसके खिलाफ जाने पर हम मजबूर कर सकते हैं? क्या गरीबी की यही देन है? क्या गरीबी से यही हासिल होता है? और क्या सरकारों को गरीबों के लिए ऐसे ही कानून बनाना चाहिए? एक सवाल निशान है। बहुत शुक्रिया, आदाब।